मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं आदित्यनाथ योगी, ममता बनर्जी। इन सब वीडियोस में कुछ चीजें काफी कॉमन है: पॉपुलैरिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड ग्रास रूट कनेक्शन। दोस्तों, आज का वीडियो काफी डिफरेंट होने वाला है। जनरली हम इलेक्शंस को उनके रिजल्ट्स के थ्रू देखते हैं और इसे जनरली आपके सामने किसी न्यूज़ चैनल या फिर किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। इसमें पूरा का पूरा फोकस पॉलिटिकल फेस पर होता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक यूनिक केस स्टडी, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती है अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को शेप करने के लिए। बिफोर आई स्टार्ट, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये केस स्टडी बीजेपी के इलेक्टोरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीजेपी पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस को अच्छी तरह से अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट किया और आज भी करती आ रही है। इसका प्रूफ आपको उनके ईयर ऑन ईयर सक्सेस को देखकर पता चल जाएगा। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी इलेक्शन सिर्फ नरेंद्र मोदी या फिर दूसरे पॉपुलर फेसेस या फिर इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से जीत जाती है, पर हकीकत में ऐसा है नहीं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे बीजेपी डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और एआई का यूज करती है और कैसे कुछ दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ये टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। इसे समझने के लिए चलते हैं ईयर 2014 में। ईयर 2014 वाज क्वाइट यूनिक। आफ्टर मेनी ईयर्स एक सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने फुल मेजोरिटी के साथ सेंटर में सरकार बनाई थी और उसी के साथ स्टार्ट हुआ नरेंद्र मोदी का एक न्यू इनिंग्स एज प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने पूरे पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज कर दिया। अब मैं इस पॉलिटिकल डायनेमिक्स के डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, बट एक बात तो सच है कि 2014 का लोकसभा इलेक्शन एक ऐसा साल था जब पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन में हुआ। यहाँ मैं मार्केटिंग में यूज होने वाले टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, बल्कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप अगर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हायरार्की को देखें तो एक कॉर्पोरेट हायरार्की से काफी मिलती जुलती है। पहले देखते हैं एक कॉर्पोरेट हायरार्की होती कैसी है। कॉर्पोरेट हायरार्की एक पिरामिड स्ट्रक्चर होती है जिसके बॉटम में जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं जो क्लाइंट्स का काम करते हैं। मैनेजर्स उन एम्प्लॉयज के काम को मॉनिटर और क्लाइंट्स के साथ होने वाले किसी भी इशू को रिजॉल्व करते हैं। देन मैनेजर्स स्टेटस रिपोर्ट को वीपी और फिर वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भेजते हैं और उनके ऊपर होते हैं मैनेजमेंट टीम, जो कंपनी में होने वाले इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और उनके ऊपर होते हैं सीईओ, हु इज द फाइनल डिसीजन मेकर। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लोग चेंज होते रहते हैं ताकि न्यू फेसेस न्यू आइडियाज लेकर आए। बीजेपी की भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हायरार्की इसमें पूरी तरह से फिट बैठती है। बॉटम में होते हैं पार्टी वर्कर्स, लोकल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटी एंड देन स्टेट एग्जीक्यूटिव्स ऑल द वे टू नेशनल प्रेसिडेंट, हु इज द टॉप बॉस। और ये प्रेसिडेंट भी ऑन एन एवरेज 4 to 5 ईयर्स में चेंज होते हैं। इन चेंजेस की वजह से पार्टी को भी काफी फायदा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं वो सब ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर आए हैं। अब देखते हैं इस हायरार्की की मदद से कैसे बीजेपी ने डेटा का सही इस्तेमाल करके अब तक ईयर ऑन ईयर बेहतर रिजल्ट्स किया। नंबर 1, डेटा कलेक्शन। जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा है कि किसी भी एनालिटिक्स बेस्ड मॉडल का बेस होता है डेटा। अब आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि बीजेपी ने 2007 में ही अपनी आईटी सेल बनाई थी, बट वो लिमिटेड थी वेबसाइट के थ्रू अपने मैसेजेस को अर्बन पॉपुलेशन को पहुंचाने में। बट सब चेंज हो गया जब दिसंबर 2012 में नरेंद्र मोदी 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बनकर आए और पार्टी ने उन्हें सेंटर स्टेज दिया फॉर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 2014। 2013 के स्टार्टिंग से लेकर फरवरी 2014 तक पार्टी ने किसी भी तरह के ट्रेडिशनल पब्लिसिटी कैंपेन में अपने आप को नहीं लगाया। बीजेपी आईटी सेल ने अब तक काफी पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स के साथ वोटर्स के डेटा को एक्वायर करने का काम किया है। इसमें 2014 में प्रशांत किशोर की आईपैक, 2019 में जार्विस टेक्नोलॉजी और एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स भी शामिल है। बीजेपी आईटी सेल एक पैरेलल स्ट्रक्चर है जो बूथ लेवल के डेटा को पार्टी वर्कर्स, प्राइमरी मेंबर्स और कंसल्टिंग फर्म्स के थ्रू गैदर करती है। अगर आप वोटर्स की डेटा की बात करें तो बीजेपी ने वन वोटर वन स्ट्रैटेजी पे फोकस किया है, जिसमें वोटर्स को यूनिकली टारगेट किया है विद अ कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी। इस कलेक्शन को वोटर इंडिविजुअल प्रोफाइल या वीआईपी कहते हैं। ये डेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक वोटर्स के डिटेल्स, एज, जेंडर, कास्ट एक्सेट्रा। अब आप ग्राउंड लेवल वर्कर्स की बात करें तो उनके फीडबैक्स, पार्टी मेंबर्स की कंप्लेंट्स एक्सेट्रा को भी सीरियसली लिया जाता है। इन डेटा को एनालाइज करके आईटी ग्राउंड लेवल के इंसाइट्स को पार्टी के टॉप ब्रास तक पहुंचाती है। ये प्रोसेस पार्टी के लिए एक इंटरनल ऑडिट की तरह होती है और इसका इफेक्ट आपको देखने को भी मिलता है पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंजेस में, कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर इलेक्शन में और यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को भी चेंज करने में। दोस्तों, इन डेटा को हम डेटा साइंस की टर्म में बिग डेटा कहते हैं, जिसमें डेटा का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है और ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। इसी बिग डेटा की हेल्प से बीजेपी ने बूथ लेवल के स्ट्रैटेजी को भी डिफाइन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बूथ का मतलब होता है पोलिंग बूथ, जहां हम वोट देने जाते हैं। बिग डेटा का यूज करके आईटी टीम पोलिंग बूथ्स को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करती है 4 कैटेगरीज में: सेफ बूथ, क्रिटिकल बूथ, पुश बूथ एंड डिफिकल्ट बूथ।
और ये किया जाता है 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर कि लास्ट 4 इलेक्शंस में बीजेपी ने उस बूथ पर कैसा परफॉर्म किया है, उस बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, प्राइमरी मेंबर्स और बेनिफिशियरीज कितने हैं, जमीन पर बूथ टीम क्या फीडबैक दे रही है, और इसके बाद पार्टी वर्कर्स वीआईपी यानी वोटर इंडिविजुअल प्रोफाइल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करते हैं, जिससे कि हर बूथ के वोटर्स में पार्टी के कैंडिडेट और गवर्नमेंट के विजन को कम्युनिकेट किया जाता है। नंबर 2, टारगेटेड मार्केटिंग। 2014 में जब स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब भी बीजेपी ने टारगेटेड मार्केटिंग का पूरा यूज़ किया था। वोटर्स 3 तरह के होते हैं, कोर वोटर्स, अनडिसाइडेड वोटर्स एंड ऑपोजिशन वोटर्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट अपने कोर वोटर्स को कंसोलिडेट करके रखना और ज़्यादा से ज़्यादा अनडिसाइडेड वोटर्स को अपने पास लाने का होता है। दोस्तों, डेटा साइंस की दुनिया में हम इसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कहते हैं, जो एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। इस मॉडल में हम डेटा को एक क्लस्टरिंग मॉडल में फीड करते हैं और वो मॉडल डेटा के डिफरेंट फीचर्स को रीड एंड एनालाइज करके उसे डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती है। आईटी सेल फिर अनडिसाइडेड वोटर्स को मोबाइल कॉल्स, SMS, वॉइस रिकॉर्डेड मैसेजेस और सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप और अदर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पार्टी के विजन और अचीवमेंट्स को कन्वे करती है, जो कि हमारे इतने बड़े देश में डोर टू डोर कैंपेन से करना काफ़ी डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन वोटर जो कि असम के चाय बागान में काम करती है, उन्हें ये मैसेज आया कि कैसे बीजेपी ने टी वर्कर्स के डेली वेज में हाइक करके उन्हें फ़ायदा पहुँचाया है, और एक बिजनेसमैन को ये मैसेज आया कि कैसे बीजेपी की सरकार ने गुंडागर्दी पे लगाम लगाई है। यही नहीं, पार्टी ऑपोजिशन वोट्स को भी अपने साइड में करने के लिए माइक्रो कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया और बीजेपी वॉलंटियर्स के थ्रू भी कन्विंस करने की कोशिश करती है। इसका इफेक्ट हमने हाल ही में हुए 2022 यूपी इलेक्शन में देखा है, जहां दलित्स जो कि बीएसपी के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं और यादव्स जो कि एसपी के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। नंबर 3, सेंटिमेंट एनालिसिस। दोस्तों, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उनके एम्प्लॉयज और उनके क्लाइंट्स दोनों का फीडबैक इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ एम्प्लॉयज मतलब पार्टी वर्कर्स और क्लाइंट्स मतलब वोटर्स। डेटा साइंस की दुनिया में फीडबैक एनालिसिस NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू किया जाता है। अब सोचो, इतनी बड़ी पार्टी और इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के कंप्लेंट्स को एनालिसिस करना बिना टेक्नोलॉजी की मदद के इम्पॉसिबल है। दोस्तों, NLP मॉडल कस्टमर के कंप्लेंट्स और फीडबैक को प्रोसेस करती है और इसकी मदद से उनका सेंटिमेंट, कॉमन चैलेंजेस और उनके नीड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अरविंद गुप्ता जो बीजेपी के नेशनल टेक्नोलॉजी हेड थे 2014 इलेक्शन के, उन्होंने PR वीक को दिए इंटरव्यू में सेंटिमेंट एनालिसिस के एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के दिए एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की चर्चा की। अक्टूबर 2, 2013 जनरल इलेक्शन के जस्ट 7 मंथ्स पहले नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिसी को एक्सप्रेस किया, जिसमें उन्होंने पहले शौचालय फिर देवालय का स्लोगन दिया, और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई। आईटी टीम ने ग्राउंड और सोशल मीडिया पे जब इस स्टेटमेंट की सेंटिमेंट एनालिसिस का रियल टाइम एनालिसिस किया, तो ये पाया कि 45% लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, जो कि फ्लोटिंग या अनडिसाइडेड वोटर्स हैं। उन्होंने पीएम के इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट किया, पर इस स्टेटमेंट से ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स काफ़ी नाराज़ हुए। उन वोटर्स का ये कहना था कि मोदी हमें टॉयलेट्स और टेम्पल्स में एक चूज करने को कह रहे हैं। इस बात पर बीजेपी की आईटी टीम ने तुरंत ये एजेंडा सेट किया कि सैनिटेशन एक सीरियस सब्जेक्ट है, और इस पूरे आर्गुमेंट को उन्होंने टॉयलेट्स ओवर टेम्पल से सैनिटेशन फॉर ऑल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर क्या, इस सब्जेक्ट में इतनी डिबेट हुई कि जो सेंटिमेंट 45% थी, कुछ ही दिनों में 68% पर पहुंच गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैंपेन्स। अब आज की दुनिया काफ़ी एडवांस हो गई है, स्पेशली 2016 के बाद, जब से जियो ने मार्केट में एंटर किया है। मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज AI और मशीन लर्निंग यूज़ करती है कंपटीशन में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि ये वीडियो देखें। बधाई हो आप सभी को, क्योंकि अभी अभी नागरिकता संशोधन बिल। Jai Shri Ram, greetings to all. Friends, I'm here just to ask about the work accounted for. सारिया ने मेरा जय श्री राम। दोस्तों, मैं सिर्फ काम का हिसाब लेना आया। देखने में तो ये तीनों वीडियोस ओरिजिनल लगते हैं, पर इनमें से सिर्फ एक ही ओरिजिनल है। इनमें जो इंग्लिश और हरियाणवी वर्जन है वो AI की हेल्प लेकर बनाया गया है। इस AI टेक्नोलॉजी को हम डीप फेक्स भी कहते हैं, और बीजेपी ने इसे प्रोड्यूस किया था 2020 दिल्ली इलेक्शन के टाइम। डीप फेक वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करती है बेसिकली लोगों के फेस को चेंज करने के लिए। इन्हें डीप फेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो AI की एक ब्रांच है, जहाँ कंप्यूटर को इतना डेटा दिया जाता है कि इसकी वजह से कंप्यूटर खुद आउटपुट क्रिएट कर देता है और ऐसे मॉडिफाइड इमेजेस और वीडियोस को बना पाता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बीजेपी ने डिफरेंट रीजन्स के लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की है। कई लोग काफ़ी खुश हो गए जब उन्हें ये दिखा कि वीडियोस में कैसे पॉलिटिकल लीडर्स उनके लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पर ये तो थी बीजेपी के इलेक्टोरल स्ट्रक्चर्स की बात।
पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही इसको यूज कर रही है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप है जिसके फाउंडर है प्रशांत किशोर। उन्होंने कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में एनालिटिक्स बेस्ड कंसल्टेंसी दी है। इनके पास क्रेडिट है कई सारे इलेक्शन विक्ट्रीज का, जिसमें 2014 में बीजेपी और उसके बाद नीतीश कुमार इन बिहार, कैप्टन अमरिंदर सिंह इन पंजाब, जगन मोहन रेड्डी इन आंध्र प्रदेश एंड अरविंद केजरीवाल इन न्यू दिल्ली। लास्ट ईयर 2021 असेंबली इलेक्शन में इनकी टीम ने तमिलनाडु में डीएमके और वेस्ट बंगाल में टीएमसी के इलेक्शन स्ट्रैटेजी को मैनेज किया। आईपैक के अलावा सुनील कानुगोलू की माइंडशेयर एनालिटिक्स ने भी 2021 इलेक्शन में एआईडीएमके को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी दी थी। एक टाइम थी जब सुनील कानुगोलू और प्रशांत किशोर 2014 जनरल इलेक्शन में एक साथ बीजेपी के साथ काम कर रहे थे। तो ये सारे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप ग्राउंड लेवल और पार्टी के अंदर के फीडबैक को टॉप लीडरशिप तक पहुंचाते हैं। लीडरशिप उस हिसाब से अपने पूरे एजेंडे को डिफाइन करती है, वक्त रहते डिसीजन लेती है, चाहे वो डिसीजन कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपने चैनल में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रियल वर्ल्ड केस स्टडीज शेयर करता हूँ। अगर आप भी किसी टॉपिक पर एआई एंड मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।